Hi guys, it's me Dr. Nitesh MBBS MD General Medicine right now pursuing DM Gastroenterology। आज हम बात करेंगे नेशनल न्यूट्रिशन वीक के बारे में, जो कि फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में मनाया जाता है। अब देखा जाए तो इसका एम क्या है? इसका एम यही है कि पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड जो लोगों की जो ईटिंग हैबिट्स है वो अच्छी रहे, लोगों में डाइट की वजह से कोई हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस न आए। क्योंकि अगर पूरी दुनिया में बात की जाए तो 9.8% जो पॉपुलेशन है वो माल न्यूट्रिशन कुपोषण का शिकार है, और वेरियस पार्ट्स ऑफ कंट्रीज़ में ये प्रोपोर्शन कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, क्योंकि इसके खूब सारे हेल्थ रिलेटेड लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। क्योंकि बचपन से ही अगर बात की जाए तो बच्चों की प्रॉपर हाइट के लिए, प्रॉपर हेल्थ के लिए, उनमें दूसरे इन्फेक्शन से लड़ने के लिए, प्रॉपर इम्यूनिटी के लिए, अच्छी स्कूल परफॉर्मेंस के लिए, उनके प्रॉपर मेंटल डेवलपमेंट के लिए, उनकी लाइफ को प्रोडक्टिव बनाने के लिए, और अगर एडल्ट्स में बात की जाए तो प्रॉपर जो न्यूट्रिशन होता है वो डिप्रेशन से आपको बचाता है, आपकी बोन डेंसिटी को आपको मजबूत करता है, आपको फ्रैक्चर से बचाता है, और खूब सारे ऐसे हेल्थ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं माल न्यूट्रिशन की वजह से। ये माल न्यूट्रिशन से क्या लक्षण हो सकते हैं, क्या साइंस हो सकते हैं, ये अपने आप में एक बहुत अलग टॉपिक है, तो इसके बारे में कभी और बात करेंगे। तो इस नेशनल न्यूट्रिशन वीक का पर्पज़ ही यही है कि लोगों में जागरूकता फैलाई जाए न्यूट्रिशन की इम्पोर्टेंस के बारे में। क्योंकि मैं इसको आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाना चाहूँगा। जैसे कई लोग क्या सोचते हैं कि भाई वो 3 रोटी लंच में खाते हैं, 3 रोटी डिनर में खाते हैं, और इसके अलावा दूध, दही या छाछ नहीं लेते, पेट उनका भर जाता है, उनको लगता है कि उनका न्यूट्रिशन प्रॉपर है। जबकि अगर आप फ्रूट्स को, प्रॉपर वेजिटेबल्स को और अच्छी प्रोटीन डाइट को अगर आप साथ में इंक्लूड नहीं करते हैं तो ये आपकी डाइट प्रॉपर नहीं है, आपकी ये डाइट सही नहीं है। तो इसी कुपोषण से लड़ने के लिए, माल न्यूट्रिशन से लड़ने के लिए, इसके नई इंसिडेंट्स को कम करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी खूब सारी ऐसी स्कीम्स चला रखी है, जैसे पोषण अभियान, ICDS, मिड डे मील स्कीम, जिसमें बच्चों को स्कूल में लंच के टाइम में जैसे दूध है, एग्स है या फिर रोटी सब्जी है, पहले खिचड़ी भी मिलती थी, तो ये खूब सारी चीज़ें उनको खिलाई जाती है ताकि माल न्यूट्रिशन से लड़ा जा सके, कुपोषण से उनको बचाया जा सके। इसके अलावा भी टाइम टू टाइम बच्चों में जो आयरन और फॉलिक एसिड की टैबलेट है, ताकि उनमें आयरन की कमी ना हो, जो कि इंडिया में और डेवलपिंग कंट्रीज़ में बच्चों में आयरन डेफिशिएंसी, लड़कियों में, बच्चों में, और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है उनमें आयरन की कमी काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है, जिससे उनमें प्रेगनेंसी के टाइम में और डिलीवरी के टाइम में कई कॉम्प्लिकेशंस, और उनसे होने वाले बच्चों में भी कई कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं। इसके अलावा भी टाइम टू टाइम डीवर्मिंग की जाती है, जिनमें उनको पेट में कीड़े मारने वाली दवाई जैसे एल्बेंडाजोल टाइम टू टाइम दी जाती है। क्योंकि जहाँ जहाँ भी प्रॉपर वाटर का सैनिटेशन नहीं है, पानी साफ़ सुथरा नहीं है, तो उनमें कई ऐसे वर्म्स हो जाते हैं पेट में, आंतों में, जो कि आप में आयरन की कमी कर सकते हैं, या फिर बच्चे को उससे पेट दर्द और होता रहता है तो वो प्रॉपर खाना नहीं ले पाता है, तो इसलिए डीवर्मिंग की जाती है, और ये भी एक इनडायरेक्टली माल न्यूट्रिशन से लड़ने का ही एक तरीका है। अब अगर एक न्यूट्रिशन की अगर बात की जाए तो रियल में जो एक न्यूट्रिशन जो होता है, खाना होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, उसमें मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट दोनों होना चाहिए। मैक्रो जो अपन बल्क में खाते हैं, माइक्रो जो अपन को दिखते नहीं हैं। अब जैसे अगर बात की जाए, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन्स, एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स। अब कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन्स, फैट की भी अगर बात की जाए तो इसमें सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड फैट होती है। सैचुरेटेड फैट जैसे घी हो गया, अनसैचुरेटेड फैट जैसे जो कि तेल में मिलता है, और उसमें भी वो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। तो अगर कार्बोहाइड्रेट की बात की जाए, अब कई लोग क्या करते हैं कि खाने में प्रीडोमिनेंटली कार्बोहाइड्रेट ही लेते हैं, मतलब उनका कार्बोहाइड्रेट का जो परसेंटेज है वो 80-90% तक चला जाता है, जबकि ये ठीक नहीं है। कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज 60% से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए है कि आपको कार्बोहाइड्रेट कम करके उसकी जगह पे प्रोटीन्स को आप अमाउंट में बढ़ाएं। इसलिए अगर एक बात की जाए तो प्रॉपर एक डाइट में क्या इंक्लूड होना चाहिए, जैसे आपको लंच हो, डिनर हो, ब्रेकफास्ट हो, इसमें आपको प्रोटीन्स आपका होना ही चाहिए। जैसे अगर आप वेज हैं तो आप दही है, छाछ है, इसको आप एक हैबिट ही बना लें कि आपको 2-3 कटोरी दही और 1-2 ग्लास छाछ, बटर मिल्क आपको लेना ही लेना है। इसके अलावा आप इवनिंग में या फिर आफ्टरनून में ऑलमोस्ट एक फिक्स कर दें कि आपको दाल खानी ही खानी है। बट ऐसा नहीं कि दाल के दाने बहुत कम है यार, खाली आप दाल का पानी ही लिए जा रहे हैं,
उसमें दाल के जो ग्रेन्स हैं वो अच्छे अमाउंट में होनी चाहिए ताकि आपको प्रॉपर प्रोटीन जा सके। इसके अलावा बीच बीच में आप पनीर खा सकते हैं। और जैसे चावल और दाल है तो चावल कार्बोहाइड्रेट और उसमें भी प्रोटीन की बायोअवेलेबिलिटी अच्छी रहती है और आप साथ में दाल खा सकते हैं। तो कुल मिला के आपको कार्बोहाइड्रेट उसके साथ में प्रोटीन आपको अच्छा लेना ही लेना है। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि आप घी आपको बंद करना है, तेल आपको बंद करना है। आप रोटी पे आप नॉर्मल घी आप आराम से लगा के खाएं क्योंकि सैचुरेटेड फैट भी आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है। इसके अलावा जो भी आप वेजिटेबल ऑयल यूज़ करें उसको आप चेंज करते रहें। कभी आप सोयाबीन का लें, कभी आप मूंगफली का तेल लें, तो आप ये ऑयल को चेंज करते रहें ताकि आपको प्रॉपर अमाउंट में मोनो एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स मिलते रहें, क्योंकि उन दोनों के अलग अलग अपने फ़ायदे होते हैं। तेल के मामले में और घी के मामले में बस एक ही आपको ध्यान रखना है कि आप बस उस तेल को रीयूज़ ना करें, क्योंकि एक ही तेल को बार बार यूज़ करने से, जैसे आपने सपोज आज तेल लिया, उसमें आपने पकौड़े तल दिए, फिर उसी तेल में ही आपने सब्जी बना दी या उसी तेल में ही आपने फिर पकौड़े तल दिए, तो एक ही तेल जो आपने एक सब्जी बनानी है उसमें काम में लिया है उसको रीयूज़ ना करें। उससे क्या होता है, ट्रांस फैटी एसिड्स बनते हैं, वो हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसानदायक होते हैं। तो जो बात की जाती है कि भाई खाने में तेल बंद कर दो और ये बंद कर दो, नॉर्मल तेल इतना नुकसानदायक नहीं होता है एक्सेप्ट कैलोरीज़ के। अगर आप रीयूज्ड ऑयल यूज़ करते हैं तो उसमें ट्रांस फैटी एसिड्स के बनने के चांस काफ़ी ज़्यादा होते हैं और उसमें फिर आपको हेल्थ के हैज़ार्डस इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं अगर आप लॉन्ग टर्म में ऐसा करते हैं तो। अब अगर आप नॉनवेज अगर खाते हैं तो एग्स बहुत ही अच्छा इसका सोर्स है, क्योंकि एग में जो प्रोटीन होता है उसकी बायो अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। तो आपको एग्स आप ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं, आप इवनिंग में आप ले सकते हैं, ऑमलेट के फॉर्म में, आप बॉयल के रूप में, किसी भी रूप में आप लें। एग्स एक बहुत ही अच्छा सोर्स है और मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको बच्चों को बचपन से ही एग्स खिलाने चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूँ तो कोई 4-5 गिलास दूध, 3-4 कटोरी दही या फिर 2-3 गिलास छाछ और रोज़ का पनीर इतना कोई नहीं खाता है। तो जो प्रॉपर जो एक प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी नहीं हो पाती है। इसके अलावा अगर विटामिन्स एंड मिनरल्स की बात की जाए तो इसके लिए विटामिन्स एंड मिनरल्स इन जो भी धान जो आप खाते हैं, जो एग्स हैं, बट इनमें भी मिलते ही हैं, बट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इसका काफ़ी अच्छा सोर्स होता है। तो इसलिए जो भी सीजनल फ्रूट्स आते हैं वो आपकी डेली जो आपकी डाइट है उसमें फ्रूट्स होने चाहिए। वेजिटेबल भी आपको अच्छे अमाउंट में खाने चाहिए, इंक्लूडिंग ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी पत्तेदार सब्जियां, ये भी आपको खानी चाहिए। क्योंकि सलाद जो आप खाते हो वेजिटेबल्स के रूप में या फिर अलग से जैसे खीरे के रूप में आप खाते हैं, तो इन सैलड्स का भी कई बेनिफिशियल इफेक्ट होते हैं। जैसे लॉन्ग टर्म में जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं जो कि सलाद में जो मिलते हैं, वेजिटेबल्स में जो मिलते हैं, ये आंतों में लंबे टाइम यूज़ करने पर, डेली लाइफ में रखने पर कैंसर, आंतों के कैंसर की रिस्क को कम करते हैं, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में रखते हैं, उनके होने के चांसेज हैं उसको भी कम करते हैं, कॉन्स्टिपेशन कब्ज से आपको बचाते हैं और आपका जो इंटेस्टाइनल माइक्रोबायोडाटा है उसको अच्छा रखते हैं। आंतों में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं, अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, उनको वो प्रमोट करते हैं। और इसके अलावा एक ज़रूरी बात, पानी आप साफ़ सुथरा पिए। अगर साफ़ सुथरा पानी नहीं आता है तो उसको अच्छे से छान के पिए। अगर आप RO, एक्वागार्ड या फिर ये फ़िल्टर वाला पानी अगर आप नहीं पी सकते हैं तो आप एटलीस्ट आप उनको बॉईल करके आप पीजिए। और सबसे ज़रूरी बात, ओबेसिटी भी एक माल न्यूट्रिशन का ही एक पार्ट आता है। तो अगर मोटापा है बचपन से ही, तो बच्चों को स्टार्टिंग से ही आपको एक्सरसाइज, स्पोर्ट्स एक्टिविटी उनकी डेली लाइफ में उनको इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि बच्चों में भी आजकल ओबेसिटी बढ़ती जा रही है, वो भी एक माल न्यूट्रिशन का एक दूसरे स्पेक्ट्रम का पार्ट है। और अगर आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी या फिर एक्सरसाइज बच्चों में स्टार्टिंग से ही रखवाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा चांसेज हैं कि वो एडल्टहुड और अपनी बुजुर्ग अवस्था में भी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे और उसके खूब सारे अदर हेल्थ रिलेटेड बेनिफिट्स हैं। तो ये थी वो ज़रूरी बातें जो मैंने आपको डाइट के रिगार्डिंग बताई। और जो इंटरनेशनल न्यूट्रिशन वीक है जिसमें जो भी दुनिया की जो हेल्थ पॉलिसीज़ है उनका यही पर्पज़ है कि न्यूट्रिशन अच्छा रहे और कुपोषण से बच्चों को और बड़ों को भी बचाया जा सके और उनके केसेस को कम किया जा सके। बट एंड में एक बात मैं बोलना चाहूँगा, कभी कभार जैसे महीने में एक आध बार अगर आप कुछ और अपने टेस्ट के हिसाब से कुछ खाना खाना चाहते हैं, भले ही वो फास्ट फूड है या कुछ भी है, हालांकि उसमें रीयूज्ड ऑयल नहीं होना चाहिए, तो आप वो खा सकते हैं। अब इतना भी मन मार के एकदम स्ट्रिक्ट डाइट के लिए अडे रहना भी कोई इतना ज़रूरी नहीं है। बट
मैं इसका मतलब ये नहीं है कि मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप डेली और फ्रीक्वेंटली आप ऐसी चीज़ें खाएं, इसके लिए मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता हूँ। ठीक है, महीने में 1-2 बार आप ऐसी चीज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो भी अच्छी चीज़ें हैं खाने के लिए उनका आनंद ज़रूर लिया जाना चाहिए। अगर आपको डाइट और न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग कोई और डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।